सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों मुख्यतः अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें निजी क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है। जो सरकारी क्षेत्र होता है ये केवल नियम कानून लागू करने के काम करता है। बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो दोस्तों इसमें सरकारी क्षेत्र का अधिक प्रभुत्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का ही प्रभुत्व होता है। तो दोस्तों बात करें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का ही प्रभुत्व होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की बात की जाए तो दोस्तों ये विकासशील देश है। बात करें दोस्तों भारत को विकासशील देश क्यों कहते हैं, तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण और जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होने के कारण भारत एक विकासशील देश है। अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। तो दोस्तों बात करें आर्थिक वृद्धि की, तो इसका अर्थ होता है देश की उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होने से, जिससे कि देश की श्रम शक्ति, पूंजी, व्यापार इत्यादि में प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन होता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने पर ही आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है। तो दोस्तों गतिशील कारक की बात की जाए तो पूंजी सबसे गतिशील कारक होती है उत्पादन की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसको दोस्तों 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र आते हैं जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग करता है, जैसे कि दोस्तों कृषि क्षेत्र, मछली पालन करना, खनन करना, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं। बात करें दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है, जैसे कि विद्युत उपकरण का निर्माण, कपड़ा उत्पादन इत्यादि। तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें वित्तीय सेवाएं, परिवहन सेवा, दूरसंचार सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि दी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी क्षेत्रों को आपको क्लियर करा दिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो दोस्तों इसमें कृषि आती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने क्लियर किया, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण जैसे कि उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ये किस क्षेत्र में आते हैं, तो दोस्तों ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, इसको आपको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अर्थशास्त्र का जनक या फिर अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं। एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको दोस्तों मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहा जाता है इसको। मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है दोस्तों कि बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई भी संपर्क ना हो, यानी कि दोस्तों ऐसा देश जो अपने में ही इतना सक्षम हो कि उसको बाहरी देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करने की जरूरत ना पड़े, वहाँ की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है आयात निर्यात बंद होना। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
बात करें सर्वोदय योजना की तो दोस्तों इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और इस योजना को 1950 में लागू किया गया था। कृषि और लघु कुटीर उद्योग को बढ़ाने पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो दोस्तों बात करें मुद्रास्फीति की गणना भारत में किस पर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? दोस्तों बात करें कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौद्रिक नीति की बात की जाए तो दोस्तों इसको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? प्रथम निश्चित पूंजी बैंक की बात की जाए तो दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये प्रथम निश्चित पूंजी बैंक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों आईएसओ से प्रमाणित पहला बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक है। राइट आंसर आपका कैनरा बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदाडिया और तेजडिया शब्दावली किस से संबंधित है? तो दोस्तों इस शब्दावली की बात की जाए तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बेरोजगारी की बात की जाए तो दोस्तों ये भी कई प्रकार की होती है और भारत में जो बेरोजगारी है ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। बात करें दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो दोस्तों जब आपको आपके स्किल के अनुसार मेल खाती हुई नौकरी नहीं मिलती है और आप ज़बरदस्ती किसी काम में काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। या फिर दोस्तों स्किल की कमी होने के कारण जब आपको नौकरी नहीं मिलती है तो ये भी एक प्रकार की संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। बात करें ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये वॉकर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों बात करें मेक इन इंडिया अभियान की तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया है और ये भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ग्रेशम नियम की बात की जाए तो दोस्तों मुद्रा के संचालन से इसका नियम है। नेक्स्ट देखेंगे, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो बात करें उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की तो दोस्तों इसको दिया गया अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल ने ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों ये आपका अर्ध विकसित देशों की समस्याओं से रिलेटेड है और ये सिद्धांत रॉडन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरीकरण वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य आपका सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है?
दोस्तों कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। 1 रुपए के नोट की बात की जाए तो दोस्तों इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की तो 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ था। और बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। योजना आयोग की बात करें तो दोस्तों 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसको खत्म करके दोस्तों 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग का गठन किया गया, ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है। तो दोस्तों भारत के आयात निर्यात बैंक की बात करें तो एक्सिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है, जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इस कथन की बात की जाए तो क्रोमर का यह कथन है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत की बात की जाए तो सेवा कर दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। सस्ती मुद्रा की बात की जाए तो दोस्तों ब्याज की दर का कम होना, ये सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नरसिम्हा समिति की बात की जाए तो दोस्तों बैंकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 1991 में इसका गठन किया गया था नरसिम्हा समिति का। तो इसका संबंध आपका बैंकिंग सुधार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। करेंसी नोट प्रेस की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका नासिक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की जाए तो दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता इसका एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता कहाँ दिखाई देती है। तो दोस्तों बात करें भारत की प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कहाँ पर दिखाई देती है, ये आपका कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। दोस्तों बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो दोस्तों किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहें लेकिन उनको हटाने पर उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े, उस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम है इसका और ये आपका खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 1951 में नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है। तो दोस्तों मुद्रा की मात्रा में कमी की बात की जाए तो इसको मुद्रा का संकुचन कहते हैं। मुद्रा का संकुचन होना मुद्रा की मात्रा में कमी होना कहलाता है। अगला प्रश्न है जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह नीति जो केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू की जाती है उसे दोस्तों मौद्रिक नीति कहते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जब आय कम होगी यानी कि आने का साधन कम होगा और व्यय ज़्यादा होगी आवश्यकता से अधिक, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है इसको घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाबार्ड बैंक की बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ। तो बात करें सहकारी साख संगठन की इसका शुभारंभ दोस्तों 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रुपया शब्द की बात की जाए तो दोस्तों इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था और रुपया भारत का मानक सिक्का वर्ष 1835 में बना था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मूल्य योजित कर यानी कि वैट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वैट
वैट किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? ये दोस्तों लागू हुआ था चलैया समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है, तो दोस्तों उस दर को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है उस दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस दर को रेपो दर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है क्या कहलाती है? दोस्तों आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न अर्थव्यवस्था ये विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर बात करें किस देश की अर्थव्यवस्था विकसित है, तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। ये आपकी विकसित अर्थव्यवस्था में से एक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की आंकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्यरत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आंकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें इन इस्पात कारखानों को कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक के दौरान इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें अंत्योदय योजना कार्यक्रम की, तो दोस्तों ये बहुत गरीब लोगों की सहायता से जुड़ा हुआ है और ये प्रारंभ हुआ था 1977-78 में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो दोस्तों इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बात करें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम चरण में, तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर बात करें ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई? LIC की बात करें तो दोस्तों 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश में कितनी टकसाल कार्यरत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टकसाल उसे कहते हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, मुद्राओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों बात करें वर्तमान में भारत देश में कुल कितनी टकसाल हैं, तो दोस्तों कुल 4 टकसाल हैं। अगर बात करें वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो नाम नोट कर सकते हैं दोस्तों, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। दोस्तों आपसे प्रश्न में इनसे रिलेटेड नाम देकर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम है। तो दोस्तों बात करें केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का क्या नाम है, इसको दोस्तों सरकारिया समिति के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है, तो दोस्तों सरकारिया समिति का संबंध आपका केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विमुद्रीकरण की बात की जाए तो दोस्तों इसको डीमोनेटाइजेशन या आम भाषा में नोटबंदी भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता है। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें कि 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और इसकी जगह नए नोट जारी किए गए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1986-87 के आसपास हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत पत्र किसे कहते हैं? श्वेत पत्र की बात की जाए तो दोस्तों राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों ये, और इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बात करें विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको IDA कहते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बैंक वॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बात करें इस शब्द की दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रयोग गुनार मिडल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दोस्तों भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निकेई क्या है। निकेई की बात की जाए तो दोस्तों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है। तो दोस्तों कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न में आया हुआ है कि जीएसटी ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है। ये दोस्तों 101 संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई। तो दोस्तों इस परियोजना की बात की जाए तो 6 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में हस्तशिल्पी के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गिनी गुणांक की बात की जाए तो आय के वितरण की असमानता को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर दोस्तों कहाँ पर है, यह आपका भारत के राज्य केरल में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां के वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का पूरा तरीके से स्वामित्व होता है, ऐसे क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो हरित क्रांति की बात की जाए तो दोस्तों गेहूँ और चावल के मामले में सबसे अधिक सफल रही थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है। ब्याज दर नीति की बात करें तो दोस्तों इसको मौद्रिक नीति के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार क्या होता है। तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है। तो दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है और अमेरिका जो है ये तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ये किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों ये पीसी महालनोबिस के आर्थिक मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों बात करें ब्रिक्स विकास बैंक की तो इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है। अवमूल्यन की बात की जाए तो दोस्तों अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना ही अवमूल्यन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण की तो ये आपका 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है 2011 की जनगणना के अनुसार।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में आपका साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन उस अवस्था को कहते हैं जहां पर मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती है। इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि दोस्तों मंदी के साथ मुद्रास्फीति भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो दोस्तों ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है। तो दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख प्रहरी की, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका प्रमुख प्रहरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है। तो दोस्तों भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सबसे अधिक अंश विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक नियंत्रित उपक्रम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओटसी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओटसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ये भारत में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भारत का ये एक शेयर बाजार है। तो दोस्तों ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।